हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बोला गया है, इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू से आई विश आई हैड डन बेटर। मतलब फ्यूचर में आप जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, आपको ये एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि आप ये अच्छा कर सकते थे, या ये फिर आप ये आज की डेट में ये अगर होते तो ये होता। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए कि फ्यूचर में जब आप अपना एक सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपना गोल अचीव कर लेंगे लाइफ में, तब आपको कहना चाहिए इनफैक्ट कि आई वांट टू से आई न्यू आई कुड एंड आई सी आई डिड। मतलब मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। जो भी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, जो भी लाइफ में आपको एक गोल आपको अचीव करना है, उसके लिए आप अपना एक परसिवरेंस बना के रखिए, एक डेडिकेशन बना के रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और वो गोल अचीव करने के लिए जो भी वो डिमांड हो वो आप कर जाइए। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ, ले देता हूँ कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल, तो 2,11,61,650 टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,60,000 के आसपास लोगों की जान चली गई है, और 1,39,81,554 लोग रिकवर कर गए हैं पूरी तरीके से कोरोना वायरस से। साथ ही साथ आप देखेंगे टॉप पे यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, और फिर पाँचवें पे साउथ अफ्रीका बना हुआ है। टॉप की अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में जो टोटल केसेस हैं, लगभग 25,06,247 केस टोटल निकल के आ चुके हैं। इनमें से 48,888 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो 1,77,682 लोग हैं, ये पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं आज के लेक्चर में क्या कुछ हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। सरकार के द्वारा टैक्स रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है। कैसे टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर को एक दूरी बना के रखी जाए, जिससे कि वो जो करप्शन है, कहीं ना कहीं करप्शन पे कंट्रोल लाया जा सके। करप्शन को जो एक अकाउंटेबिलिटी है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, इन सब चीज़ों से बचा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के परव्यू में लाया जा सके, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ रिलायंट फॉरेन पॉलिसी की बात की जा रही है। कैसे इंडिया को एक सेल्फ डिपेंड बनना है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ से, चाइना से और दूसरी कंट्रीज़ से हम ह्यूज जो एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इंपोर्ट पे लगाम लगाने की बात की जा रही है। फिर ये ऑयल स्पिल की बात की जा रही है। जापान का एक टैंकर था, वो उससे ऑयल निकला है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इंडियन ओशन का जो एक मॉरिशस का पार्ट है, वहाँ मॉरिशस के पास में ये जो लीक हुआ है, वहाँ पे बहुत ह्यूज पैमाने पे हमारा जो ऑयल लीक हुआ है, जिस वजह से इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता हुआ नज़र आएगा। मॉरिशस का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें बात की जा रही है। उसके बाद मीटियोर शावर क्या हो रहा है? जब भी आप देखेंगे उल्का पिंड जो होता है, उल्का पिंड के फॉर्म में जो रॉक्स होते हैं, जो आइस होती है, ये सब जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आके गिरते हैं, तो यही बेसिकली मीटियोर शावर होते हैं। और जब ज़्यादा सारे एक साथ मीटियोर्स, रॉक्स, ये सब आके हमारे अर्थ सरफेस पे गिरते हैं, दैट इज़ व्हाट यू कॉल मीटियोर शावर। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म्स, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बात की जा रही है एक नया प्लेटफॉर्म, जिसमें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। मतलब कि जो लोग ईमानदार हैं, उनको कैसे एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करा जाए, उनको जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए रिवॉर्ड किया जाए, ये सारी चीज़ों की बात की जा रही है। इसमें 3 मेन फीचर्स हैं: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर। इसमें आप देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जो लोग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं, जो कि अपना टाइम पे टैक्स भरते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉपरली अच्छे से ऐसे ही आगे टैक्स पे करते रहें। इससे इन पे बात की जा रही है, इनको प्रॉपरली कहीं पे भी हरासमेंट इनका ना किया जाए, जिससे कि वो ईजिली अपना टैक्स पे कर सके। फेसलेस असेसमेंट में बात की जा रही है कि इसमें ह्यूमन इंटरफेस, मतलब कि लोगों की जो इनकम टैक्स और जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच का जो एक कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट, उसे रोकने की बात की जा रही है, जिससे कि करप्शन पे लगाम लगाई जा सके। इसमें आप देखेंगे जो टैक्स पेयर्स होंगे, उनका असेसमेंट किया जाएगा बाय बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया जाएगा अब टैक्स पेयर्स के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं करप्शन पे लगाम लगाई जा सके। उसके बाद आप देखेंगे जो एबॉलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसमें आप देखेंगे इम्प्लाइज दैट टैक्स पेयर बिलोंगिंग टू सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं एक लखनऊ के अंदर, और कोई जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो टैक्स पेयर ऑफिसर है आपका, जो आपकी टैक्स के जो मॉनिटरिंग कर रहा है, वो बैठा है मुंबई में।
वो वहाँ बैठ के आपके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है कि आप टैक्स टाइम पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपके जो पीनल अगर टाइम पे नहीं दे रहे हैं, जो आपकी पेनल्टी है वो सारी इम्पोज करी जा रही हैं कि नहीं प्रॉपरली। तो यही बात की जा रही है कि कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी किसी का भी एक जो रिव्यू करा जा सकेगा, जिससे कि प्रॉपरली एक डर बना रहे और टैक्स टाइम पे आता रहे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बात की जा रही है रिलीफ मेजर्स अकाउंट जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, इसमें देखिए आप थोड़ा सा कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से में कोविड रिलीफ सही है, मतलब एक तरीके से कि जो लोग सही से सही मायने पे अपना टैक्स टाइम पे दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छे से आगे प्रमोट करने के लिए आगे आगे ऐसे ही एक तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे हमारे देश में वर्ल्ड में आप देखेंगे लगभग सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, लगभग 135 करोड़, और 135 करोड़ में सिर्फ 1.35 करोड़ के आसपास ही लोग डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टैक्स के एम्बिट में कितने कम लोग आते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नो फिजिकल इंटरफेरेंस, ये सब भी मैंने आपको बताया। टैक्स पेयर जो है इनको ज़रूरत नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिस जाए अपने टैक्स असेसमेंट के लिए। उसके बाद इस न्यू सिस्टम में जो ड्राफ्ट असेसमेंट जो है वो किया जाना है एक सिटी में और दूसरी सिटी से इसको सारी चीज़ें फाइनलाइज करी जाएंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल फिजिकल इंटरफेस जो है अलग अलग लेवल पे किया जाएगा, जिससे कि किसी का भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना हो और करप्शन का जो लेवल है वो बिल्कुल कम होता हुआ नज़र आए। इसमें कुछ एक्सेप्शन देखे गए हैं कि एक्सेप्शन केसेस जिसमें कि सीरियस फ्रॉड जैसे होंगे, जो मेजर टैक्स इवेजन्स होंगे, सेंसिटिव या सर्च मैटर्स होंगे, इन सब चीज़ों में इसमें एक्सेप्शन दिया जाएगा। डायरेक्ट पूछताछ करी जाएगी फिजिकल कॉन्टैक्ट में आके। इसमें आप देखेंगे इसमें देखा जाएगा इंटरनेशनल जो टैक्सेशन है, ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में भी एक्सेप्शन रहेगा। फेसलेस अपील्स अगर आप देखेंगे तो इस सिस्टम में बेसिकली ट्राई किया जा रहा है कि जो टैक्स पेयर्स को हरास किया जाता है किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर हरासमेंट नहीं होगा तो करप्शन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा तो हमारी इकॉनमी अच्छे लेवल पे चलती हुई नज़र आएगी। इसमें अगर आप देखेंगे अपील्स ऑफ ईच केस रैंडमली एलोकेटेड एनी ऑफिसर, मतलब किसी भी केस के लिए रैंडमली कोई भी ऑफिसर को एलोकेट कर दिया जाएगा कि वो उसकी जांच करे। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक जैसे मान लीजिए आप लखनऊ के अंदर हैं या फिर कहीं और हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए आप लखनऊ में आपने कोई घोटाला किया तो वहीं का ऑफिसर आपकी जब जांच करेगा तो काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाती है कि वो जो ऑफिसर है आपसे पैसे की डिमांड करे और फिर करप्शन में आप करप्शन हो जिसमें आप उसको कुछ पैसा दे के अपने टैक्स इवेजन से बच जाएं। तो ये सारी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, प्रभावी कदम होंगे अगर इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो ऑफिसर्स जो कि किसी तरीके से मतलब जो एक तरीके से चोरी करते हुए लोगों को नज़र आते हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी। टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा। इसमें जो देखेंगे आप कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिसर्स के बारे में लायबल उनको बनाया जा रहा है कि दोनों की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो अपना जो टैक्स टैक्स को ज़्यादा से एक तरीके से जो उनका चोरी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है। इसमें आप देखेंगे एड्रेस करा जाएगा उन कंसर्न्स को जो कि ऑनेस्ट टैक्स प्लेयर्स हैं, जो कि हरासमेंट फेस करते हैं। साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इजी उसमें कॉम्प्लायंस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अब यहाँ पे बात की जा रही है सेल्फ रिलायंट फॉरेन पॉलिसी की। अभी थीम 2020 इंडिपेंडेंस डे की जो है रखी गई है वो सेल्फ रिलायंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से प्रीलिम्स में आपके लिए यूपी पीसीएस या फिर कोई छोटे मोटे एग्जाम्स में बन जाएगा कि 2020 इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या थी, तो दैट वाज सेल्फ रिलायंस। तो ये इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। अभी इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा एक फोकस दिया जा रहा है लोकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, जिससे कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो हमारी इकॉनमी नीचे जा चुकी है उससे कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाया जा सके, उस पर ओवरकम किया जा सके। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट है इसमें बात की जा रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया जो है हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस रहा है, मतलब कि एक सेल्फ डिपेंड रहा है। अगर दूसरे कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो इंडिया हमें कभी भी आप देखेंगे हैज़ नॉट फॉलन इन एनी एक्सटर्नल प्रेशर्स ड्यू टू चेंज इन डोमेस्टिक पॉलिसी। तो जो फॉरेन पॉलिसी है उस वजह से आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं आया। जैसा कि जो आप देखेंगे कि चाइना के साथ में अभी हमारा जो गालवान के बाद इशू हुआ तो हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऐप्स पे बैन लगा दिया। उनकी जो हमारी लोकल कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट था उस पर रोक लगा दी। ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बाईपोलर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन टाइम्स ऑफ बाईपोलर बिटवीन 1947 टू 1991 और यूनिपोलर 1991 टू 2010
कि इवन इन मल्टीपोलर प्रेजेंट टाइम्स वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हमने एक तरीके से बैलेंस करके चला है। इंडिया ने हमेशा लेवरेज किया है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को, और बिग पावर जैसे कि यूएसए और रशिया हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा कई बार फ्लेक्सिबिलिटी या दिखाई है सर्वाइवल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी रशिया और यूएसए के लिए क्या डिपेंडेंसी है। 1962 का जो चाइना वॉर हुआ उसमें देखेंगे आप, तो इंडिया ने परसुएट किया यूएसए से, एक तरीके से बोला कि हमें इमरजेंसी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए जिससे कि हम चाइना को पूरी तरीके ईस्टर्न जो हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है उसको ऑक्यूपाई करने से कहीं ना कहीं रोक पाएँ। उसके बाद अगर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से काट के अलग कर दिया गया, इसमें इंडिया ने साइन की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ यूएसएसआर, जिससे कि चाइना और यूएसए को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हम लोगों ने पॉलिसी अडॉप्ट की है। कारगिल वॉर में 1999 के टाइम पे हमने इंडिया ने यूएस का फेवर किया और पाकिस्तान को फोर्स किया कि वो बैक ऑफ करे, और इसी वजह से आप देखेंगे कारगिल में फिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे इंडिया ने अपनी फ्रीडम, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को स्किलफुली प्रॉपरली मैनेज करके चला है। अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अच्छे लेवल पे बैलेंस करके यूएसए, यूएसएसआर, चाइना और ये सारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं इनको प्रॉपरली बैलेंस करके ये सारी अपनी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट किया है। करंट अगर प्रॉक्सिमिटी में देखेंगे तो यूएसए से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यूएसए का आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसी वजह से यूएसए ने जो ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे हैं और जो दूसरे देशों में उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसकी वजह से इंडिया को कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यही बात की जा रही है, इंडिया ने कभी भी जो फॉरेन पावर है उसके आगे सबॉर्डिनेट नहीं किया, उसके आगे झुका नहीं है, और यही चीज़ एक्सेप्ट करी जा रही है, एक्सपेक्ट करी जा रही है कि आगे भी ऐसा ही होगा। इंडिया के जो वैल्यू हैं, जो इंडियाज़ वैल्यू फ्रीडम शुड नॉट बी कम्प्लीटली, इंडिया को अगर वे फॉरवर्ड में आप देखेंगे तो इंडिया को कम्प्लीटली यूएस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये है यूएसए और ये है चाइना। कहीं ना कहीं इसको चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है रशिया और यूएसए हमेशा इन दोनों के संपर्क में रहता है और फिर चाइना को टैकल करता हुआ नज़र आता है। फिर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में और दूसरा पॉइंट कि इसमें कंप्लीट रिलायंस जो हमारा यूएसए पे है उससे में कहीं ना कहीं अब लगाम लगाने की ज़रूरत है। हालांकि हम ट्रेड सरप्लस में हैं अमेरिका के साथ में, लेकिन फिर भी हमें ट्रेड सरप्लस होने के नाते कई खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। जैसे हमें अपने ईरान के साथ रिलेशंस को एक बेकार स्थिति पे ले जाना पड़ा, और हमारा जो चाबहार पोर्ट हमने जो डेवलप किया था उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके की आप समझ सकते हैं कि उसमें हमें पीछे हटना पड़ा, और इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम उस चीज़ को उस वे में यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा एक ह्यूज इंटरफेरेंस किया है ईरान के अंदर, और 25 साल की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, जिस वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आप डाइवर्सिफिकेशन इन एसेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस देखेंगे तो मतलब सेल्फ रिलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्सिटी की ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं कि पूरी सिर्फ डिपेंडेंसी है, पूरी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर रोक लगानी है। इनफैक्ट हमें रोक नहीं लगानी है, बल्कि प्रॉपरली चीज़ों को बैलेंस करना है कि जिस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वही चीज़ ले, बाकी हम खुद से ही इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करें। हमें स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जो हैं वो मेजर कंट्रीज जैसे कि यूएसए के ऊपर प्रॉपरली फोकस करके चलना होगा, क्योंकि चाइना को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए डिप्लोमेटिकली इंडिया को एक जो प्रॉपरली इन सब चीज़ों को, सारे जो देश हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। फिर वो चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, रशिया हो या फिर अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन, इन सभी को प्रॉपरली बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये था टोटल सेल्फ रिलायंट फॉरेन पॉलिसी GS2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो है ऑयल स्पिल की वजह से। अभी जापानीज़, जो मैंने अभी आपको बताया, जापानीज़ का कमर्शियल शिप जो मॉरिशस कोस्ट में उसका जो 1000 टन के आसपास जो ऑयल है वो लीक कर गया है, जिस वजह से यहाँ पे इंडियन ओशन में जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मैरीन इकोसिस्टम में डिस्ट्रक्शन आने की बात की जा रही है। लोकेशन जो ऑयल स्पिल की है वो ब्लू बे मैरीन नेशनल पार्क के आसपास, जो कि एक वेटलैंड है और ये इसका एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे
ऑयल स्पिल, ये देखिए, ये इस ऑयल स्पिल की बात की जा रही है। ये जापान का ऑयल टैंकर है और इसकी वजह से ये जो तेल रिस रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, जिस वजह से हमारा जो इंडियन ओशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ऑयल स्पिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं मरीन लाइफ में। जो वहाँ की मछलियाँ हैं, वहाँ पे जो और जो मरीन लाइफ हैं, जो उनके वहाँ पे जो फूड हैबिटेट है उस पर इफेक्ट कर सकता है। ऑयल स्पिल्स की वजह से एक इंसुलेशन जो होता है वाटर और एटमॉस्फेयर के बीच में, उसकी वजह से हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मतलब ये पानी है, पानी पे अगर जो ऑयल की लेयर अगर आ जाएगी तो ऑक्सीजन जो है प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिस वजह से यहाँ पे जो जानवर रह रहे हैं, जो यहाँ मछलियाँ रह रही हैं, जहाँ पे दूसरे पेड़ पौधे हैं, उन सब वो सब मरते हुए नज़र आएंगे। यही बात बोली जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे ड्यू टू लेस ट्रांसफ़र ऑफ गैसेज बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल्स के कम होने की वजह से बहुत सारे मरीन एनिमल्स जो हैं वो मर जाएंगे। एक मिनट, एक मिनट। तो ये आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना कर सकना पड़ता है हमारी जो मेरीन लाइफ है उसको। तो उसके साथ ही अगर आप देखेंगे, जो इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा जो कैपेसिटी है, जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मरीन एनिमल्स जिन्हें आप बोलते हैं, वो जो रिपेल है कोल्ड वाटर जो होता है उससे उससे कहीं ना कहीं नहीं सामना कर पाएंगे, जिस वजह से उनकी मौत हो जाएगी। क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, कैसे ऑयल स्पिल्स को क्लीन किया जाता है, ये करा जाता है बेसिकली स्कीमिंग इन सीटू, मतलब जो पानी के अंदर ही जो चीज़ें हैं उससे ही प्रॉपरली केमिकल का वहाँ पे जब रिसाव होता है उससे कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सके। स्कीमिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑयल, इसमें ऑयल रिमूव किया जाता है सी सरफेस से, जो कि ऑयल बिफोर, जिससे पहले कि ऑयल जो है वो कोस्ट लाइन के एरिया से पहुंच सके, उससे पहले ही इसे साफ़ कर दिया जाता है। इन सीटू बर्निंग जो है वो इम्प्लाई करती है बर्निंग इन पर्टिकुलर पाथ ऑफ ऑयल आफ्टर कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा। अगर थोड़ा सा मॉरिशस के बारे में अगर आप देखेंगे, तो ये यहाँ पे कहीं इंडिया के रिस्पेक्ट में आप देखने को मिलेगा। ये मॉरिशस वाला पार्ट मेडागास्कर आइलैंड के पास में ये देखने को मिलता है, मॉरिशस। तो आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भी वही सब बातें की जा रही हैं, कैसे ऑयल स्पिल को क्लीन करना है, बायोडिग्रेडेशन, एमल्सिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ों को हम कैसे ऑयल स्पिल को कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, आप आइडिया रखिएगा इसके बारे में। थोड़ा सा आज मैं जल्दी में हूँ, लेक्चर थोड़ा सा जल्दी में शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ आप कोऑपरेट करिएगा, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे बात की जा रही है जो परसीड्स है, मैटर है, ये मीटियोर है जो है, ये इसका शावर देखने को मिलेगा, जो क्योंकि ये अभी एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मीटियोर शावर्स जो है देखने को मिलेंगे अर्थ सरफेस पे। मीटियोर शावर क्या होता है, मैंने आपको बताया, रॉक और आइस के जब टुकड़े इजेक्ट करते हैं कॉमेट से और सर्द के सरफेस पे गिरते हैं अराउंड सन्स ऑर्बिट। मीटियोर्स जो होते हैं वो अर्थ पे पहुंचने से पहले उन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं, और जब अर्थ पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें मीटियोर बोलते हैं। सीरीज़ ऑफ मीटियोराइट्स जो होती हैं वो जब अर्थ पे पहुंचती हैं तो इसे मीटियोर शावर बोलते हैं। मीटियोर शावर जो होता है इसे ऑब्जर्व किया जाता है जब अर्थ कॉन्टैक्ट में आता है डेब्रिस जो होती है। डेब्रिस क्या होती है, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं किसी भी एक, मान लीजिए पत्थर है, उसके कोई टुकड़े जब वो शैटर कर गया तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके कांटेक्ट में आती हैं, तब बेसिकली ये देखने को मिलता है बिहाइंड कॉमेट और एन एस्ट्रॉयड। हाई रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस किया जाता है मीटियोराइट्स के द्वारा, जो कि पास करते हैं एटमॉस्फेयर से, और इसकी वजह से एक जो ग्लोइंग गैस जो विजिबिलिटी देखने को मिलती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि एक अद्भुत नज़ारा होता है। आप सोचिए कि ऐसा कितना पैसा खर्च करके एक रॉकेट ब्लो किया जाता है, तब जाके कुछ ऐसा देखने को मिलता है। नेचुरली अगर देखने को मिले तो कितना अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेस्टराइड्स के जो है जो परसाइड्स जो मीटियोर है, ये शावर इसमें पीक्स देखने को मिलती है मिड अगस्त को, और ये 2000 साल में एक बार होता है। ये पूरा जो एक तरीके से आप बोलते हैं प्रोसेस, इसमें आप देखेंगे, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ जो है वो कम कांटेक्ट में आता है कॉमेट में, जो डेब्रिस ऑफ लेफ्ट बाय कॉमेट स्विफ्ट टर्टल। स्विफ्ट टर्टल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्विफ्ट टर्टल क्या है। स्विफ्ट टर्टल जो है एक तरीके का कॉमेट था, जिसके जो जब वो शैटर कर गया तो उससे छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया। स्विफ्ट टर्टल कॉमेट जो था, इसे डिस्कवर किया था 1862 के अंदर लुइस स्विफ्ट के द्वारा, होरास टर्टल के द्वारा। और इस जो कॉमेट को है लगभग 133 साल बाद
आप देखेंगे लगता है कि वो कंप्लीट करे अपनी एक रोटेशन अराउंड द सन। लास्ट टाइम इसे देखा गया था कि क्लोजेस्ट जो अप्रोच टू सन थी 1992, तो अब ये दोबारा होगा 2125 में। तो हाउ कैन दिस मीटियोर शावर बी सीन, कैसे देखा जा सकता है इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा प्री डॉन आवर्स, मतलब कि सुबह होने से पहले देख सकेंगे इसे। और उसके बाद आप देखेंगे जनरली ये नेकेड आई से, मतलब नंगी आंखों से इसे देखा जा सकेगा ईजिली। और क्लाउडलेस नाइट होगी, साफ मौसम होगा, मून ब्राइट होगा, तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली देखने को मिलेंगी। पॉल्यूशन कम होगा और लाइट नहीं होगी, तभी ये और अच्छा विजिबल होगा। इंडिया में पॉल्यूशन और मानसून क्लाउड्स की वजह से इसको देखना आसान नहीं होगा, तो ये आइडिया आप रख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।